देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, संज्ञानात्मक विकास। पहला क्वेश्चन के सामने है। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर बताता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास के लिए आपको किसको किसको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे कौन? तो प्याजे तो थे, लेकिन प्याजे के साथ आप किसको लोगे? देखो, ये दोनों तो रहेंगे नहीं। ठीक है, सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? ए और बी। क्या लग रहा है? ए। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, है ना। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन क्या बोल रहा है, सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन? तो पहले किसने किया है? पियाजे ने, फिर वाइगोत्स्की ने, है ना। इसलिए हम पियाजे और वाइगोत्स्की बोले रहे। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, वो जो है उसको हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा बोलोगे कि वाइगोत्स्की का तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, जो आपने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास पढ़ा है वही उसका संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, मतलब वाइगोत्स्की जब आप पढ़ोगे तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना होगा। उस हिसाब से ये सही है। सबसे पहले पियाजे ने दिया, फिर वाइगोत्स्की ने, फिर ब्रूनर ने, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर? तो तीन लोगों के बारे में अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें हम, तो तीन लोगों के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले पियाजे, सबसे पहले पियाजे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे, और लास्ट आएगा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर देखो वाइगोत्स्की का तो संज्ञानात्मक है, लेकिन उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग हो गया। अब बचे पियाजे और ब्रूनर। तो पियाजे का जो सिद्धांत है उसी को ब्रूनर क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के फिट कर देंगे। कैसे फिट किया है मैंने आपको, चलो बताता हूं। देखो, ये दिख रहा है आपको, इस तरफ अगर देखा जाए, ये वाला हिस्सा अगर आप देखो, तो ये जो है, ये हिस्सा ये कितने भागों में बटा हुआ दिख रहा है? 4 भागों में। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा दिख रहा है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। जन्म से 2 वर्ष, ये जन्म से 2, 0 से 2, ये 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 या उससे अधिक। ठीक है, आयु के हिसाब से आप बांट सकते हो कि जन्म से 2 वर्ष मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी सेंस के माध्यम से, मतलब छूकर, है ना, छूकर, पकड़कर, जैसा भी, उस माध्यम से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, इसमें दृष्टि वाला चालू हो जाता है, देखकर चीजों को समझने वाला। तो ये 2 से 7 वर्ष की आयु वाला हो गया। फिर 7 से 11 वर्ष वाली आयु, ठीक है, और उसके बाद 11 वर्ष से जब बालक आगे बढ़ेगा तो वो जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे हम इन चारों से। और इसी को ब्रूनर ने क्या कहा है कि जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था है या संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये इनका संक्रियात्मक है। और जो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक है पियाजे का, वो दोनों को मिला दिया जाए तो आप क्या पढ़ोगे? ब्रूनर का प्रतिमात्मक या प्रतिबिंबात्मक, और ये औपचारिक है वो इसका संज्ञानात्मक है। बस मिला के पढ़ना, मतलब इधर आप पढ़ लिए, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के अध्ययन के लिए जाने जाते होंगे, सीधी सी बात है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जी? संज्ञानात्मक विकास। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संज्ञानात्मक विकास। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताइए। अभियोग्यता का विकास। चलो, तो अभियोग्यता का जो विकास है वो क्यों होगा? क्योंकि वो किससे जुड़ता है? मानसिक विकास से
जुड़ता है। तो इसलिए ये आएगा, ठीक है। बच्चे का विकास तो इसमें तो सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ संज्ञानात्मक थोड़े ना रहेगा। शारीरिक कौशल तो ये तो शारीरिक विकास में आ जाएगा। व्यक्तिगत विकास तो ये व्यक्तित्व वाला चीज आ गया, है ना। तो ये जो है मानसिक चीजों को नहीं दिखा रहा है। ये जो पहला ऑप्शन है ये किसको दिखा रहा है? अभियोग्यता, ठीक है। तो किसी अगर आपके अंदर योग्यता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? चलो ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन किस आधार पर? मौलिक अनुसंधान, इसका मतलब क्या है कि मौलिक रूप से उन्होंने रिसर्च किया नॉर्मली। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल किया। क्रियात्मक भी क्रिया वाला आ जाएगा। मूल्यांकन मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद उसका मूल्यांकन, ठीक है। तो इस हिसाब से कैसा सिद्धांत दिया, क्या क्या सोच कर दिया? तो एक दिन पार्क में टहल रहे थे, ठीक है। अब पार्क में टहलते हुए 2 वर्ष के बच्चे को 7 वर्ष के 11 वर्ष के बच्चे को उन्होंने देखा और वही ऑब्जर्व कर लिया, ऐसा? हाँ, मौलिक अनुसंधान, ठीक है। मौलिक रूप से उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो भी सिद्धांत दिया बिल्कुल सही सिद्धांत दिया भाई, ठीक है। अब ये गलत हो जाता तो पढ़ते कि हाँ ये सिद्धांत इनका गलत था, क्योंकि ये मौलिक अनुसंधान पे आधारित था। जैसे आप वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री में? मोस्ले और मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? तो मेंडलीफ का गलती था इसलिए मोस्ले ने नया वाला दिया, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, वैसे। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किया किसने? पियाजे ने। 4 भागों में बांटा है। पहला वाला संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक का आयु बताओ? 2 से 7। और उसके बाद वाला 7 से 11, नाम क्या है? नाम मूर्त संक्रियात्मक। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। उम्र बताइए? 11 से 15, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्पष्ट स्तर जो है किसने दिया है? पियाजे ने। वही क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का व्याख्या किया है? तो वही 4 जो भी हम पढ़े, ठीक है। 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था अभी बताओ जी? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक। इस अवस्था में ऐसा क्या हो जाता है कि इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं? पहला तो तेजी है कि 2 से 7 वर्ष की आयु के बालकों में जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। लेकिन ऐसा क्या है जो आप याद रखोगे कि हाँ ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? अरे वो तो संवेदी गामक में आएगा, संवेदी प्रेरक में। बताओ। इसको बोल सकते हैं अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। जैसे कि अगर कोई बालक जो है बिना किसी तार्किकता से परखे किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है, ये आएगा इसमें, ठीक है। कि आप कुछ उसको बोल रहे हो, वो उसके तार्किकता को परख भी नहीं रहा है, उसको क्या कर ले रहा है? तुरंत स्वीकार कर ले रहा है। अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, एक ये याद रखना है इस अवस्था की खास चीजें जो है। दूसरा है खोज की अवस्था। क्यों खोज की अवस्था? क्योंकि इस अवस्था में ही बालक के सामने अगर कोई भी घटना होती है तो वो कैसे हुआ और क्यों हुआ ये चीज वो जानने का इच्छा रखता है, इसलिए इसको खोज की अवस्था भी कहते हैं। तो 2 चीजें याद रखना है, एक खोज की अवस्था से आप रिलेट करोगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है क्या, तो एक खोज की अवस्था है, दूसरा अंतः प्रज्ञ चिंतन काल है। 2 चीजें क्लियर, खोज की अवस्था और अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। देखो आयु से तो आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो कि 2 से 7 वर्ष की आयु है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अलावा कोई पूछ दे तो और क्या बोलोगे? तो 2 चीजें,
एक खोज की अवस्था जो शुरू में रहता है 2 से 4, मतलब इसी को बांट दोगे 2 भागों में, तो खोज की अवस्था 2 से 4 और अंतःप्रज्ञ चिंतन काल उसके बाद का 4 से 7। ठीक है, तो इसको भी 2 भागों में बांट के पढ़ना होता है, लेकिन जो पढ़ना है उसको पहले समझना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पूर्व संक्रियात्मक काल में क्या होता है समझ में आ गया। संवेदी प्रेरक तो बहुत ही आसान है, सेंस से करता है, जो भी पकड़े छुए किसी सामान को, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था क्या है, अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11। ठीक है, चलो ये लिख लेता है, ये जरूरी है पहले कि हाँ आयु जो है 7 से 11 है। 2 चीजें, जो भी उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहे हैं वो क्रम बंधन आ जाता है उसमें, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसा। पहला चीज क्रम बंधन। दूसरा उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़े हो केमिस्ट्री में, इधर से होगा तो इधर से भी होगा। तो अगर वो कोई चीज सोच रहा है तो उसका विलोम भी सोच पाता है। समझ गए, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्रम बंधन, क्रम से जो भी विकास होगा वो क्रम से, चीजों को सीखेगा क्रम से। और दूसरा उत्क्रमणीयता, मतलब जो चीजें वो सोच रहा है उसका विलोम सोचने का भी क्षमता आ जाता है, अपोजिट। ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त को तो आप तो जानते हो, फिजिकल है ना, फिजिकली जो चीजें देख रहा है उसी चीज पर क्या कर रहा है, वो उस चीज को समझ रहा है, उसी चीज से सीख रहा है। ठीक है, और बाकी अमूर्त वाला तो औपचारिक में आएगा, लास्ट वाले में, मतलब जो चीजें वो देखा नहीं है उस चीज के बारे में भी सोच ले रहा है, वो चौथी अवस्था में आएगा। ठीक है, अभी तो जो देख रहा है वही उसी के बारे में वो सोच सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचते हुए उसका अपोजिट भी सोच सकता है। ठीक है, तो 2 चीजें, उत्क्रमणीयता और क्रम बंधन, ये मुख्य रूप से आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और जिस चीज को देख पाएगा उस चीज का वो व्याख्या भी कर पाएगा, तो व्याख्या भी लिख सकते हो, है ना। अपने समझ से जो भी व्याख्या कर ले तो व्याख्या का गुण भी आ जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जीन पियाजे सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। 4 ऑप्शन है। मात्रात्मक, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटी, और गुणात्मक मतलब क्वालिटी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर लेना है। मात्रा मतलब क्वांटिटी और गुणात्मक मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक या गुणात्मक, बताएंगे। गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं वो कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं। मात्रात्मक में तो नाप नहीं पाएंगे ना जी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चों का तो क्वालिटी थोड़ा अलग नहीं होता है हमसे, रहता है कि नहीं। तो वही यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बी। बहुत बढ़िया, सही आंसर बता रहे हो कि बच्चों की सोच जो है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं मतलब अनुभव से ही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीका, अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो व्यवस्थित तरीका है क्या कहा जाता है। स्कीमा, अब स्कीमा को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना है जिसमें क्या होता है, अनुभव से ही सही अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से आता है स्कीमा। अब स्कीमा को कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, उसी के पार्ट है, इसके लिए पियाजे किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्कीमा या अवधारणा, स्कीमा या अवधारणा। ठीक है, तो इस तरह से भी इसी क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है। ये लो भाई, वैसे ही वही आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन देखो बदल जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया जिससे जो संज्ञानात्मक संरचना है ना, जो भी आपके मानसिक क्रियाकलाप है, जो आपका समझ है, उसको क्या किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है। ये क्या कहलाता है, स्कीमा। सोच लो, सोच लो भाई, कहीं गलत ना हो जाए। क्या कहते हैं बताओ जी,
क्या? समायोजन। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, अभी तो मामला थोड़ा पलटेगा। ठीक है, संशोधन का मतलब हाँ भाई, संशोधन का मतलब सुधार। ठीक है, जैसे संविधान में संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं। तो जितने लोग समायोजन बोल रहे हो, ठीक है, ये आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर पियाजे के अनुसार पूछा है, और पियाजे के अनुसार ये चीज स्कीमा है। पियाजे नहीं बोलता, समझ रहे हो क्या रहता है समायोजन, और पियाजे बोल दिया है मतलब स्कीमा। ठीक है, गलत कैसे हुआ समझ में आ गया? हाँ, बाकी लोग, काफी लोग सही भी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का गलत भी हो गया। वो इस कारण, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना होगा ये क्या है, पियाजे का पूछा है, तो आंसर स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? बताओ जी। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व। वैसे आप बोलोगे इसका आंसर, कोई टफ नहीं। क्या बोलोगे? वस्तु स्थायित्व। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा? वस्तु स्थायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है? ऐसा कौन सा चरण है? पहली अवस्था। पहली अवस्था में ही तो वो वस्तुओं को पकड़ने लगता है ना, मतलब वस्तु स्थायित्व को वो प्राप्त कर लेता है। उससे उसका खिलौना मांगना नहीं देगा आपको भाई, समझ गए? वस्तु स्थायित्व को क्या कर ले रहा है वो? प्राप्त कर ले रहा है। पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था। वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो पहले चरण में। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विश्लेषित करता है? अब मैं जो आपको बताया हूं उसी में से आपको आंसर लेना है। सेकेंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो, विलंबित अनुकरण होगा नहीं, विचारों की अनुक्रमणिकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऐसा भी होगा नहीं। और ये वर्तुल, ये कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, वैसे है नहीं, ये हटा दो इसको। ठीक है, तो बच गया क्या? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्यों? क्योंकि उत्क्रमणीयता तो तीसरी अवस्था में आता है ना, उसके पहले कैसा रहेगा? तो अनुत्क्रमणीयता। मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी आपको बताया था, उत्क्रमणीयता और क्रम बंधन। उत्क्रमणीयता मतलब दोनों तरफ से सोच पाना। कौन सी आयु? 7 से 11। लेकिन 2 से 7 वर्ष में वो विलोम कैसे सोचेगा? मतलब उसके पहले क्या थी? अनुत्क्रमणीयता थी, इसलिए तीसरी अवस्था में क्या आया? उत्क्रमणीयता आया। तो इस हिसाब से इसको समझना था और इस प्रश्न का उत्तर लेना था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, नया जानकारी आप जोड़ रहे हो, सोच के बोलना जी। आत्मसातीकरण की समायोजन? आत्मसातीकरण, क्योंकि नई जानकारी को आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। लेकिन अगर इसको सुधारते आप तो क्या होता है? ये समायोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था मतलब तीसरा स्टेज। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो सुरक्षित रखने की योग्यता, ये कैसे? क्योंकि तीसरा स्टेज में आपने क्या क्या पढ़ा? उत्क्रमणीयता पढ़ा, क्रम बंधन पढ़ा, और क्या पढ़ा? व्याख्या, और एक चीज और, इसी चीज को नहीं बताया था, संरक्षण। संरक्षण की अवस्था, तीसरी अवस्था को संरक्षण की अवस्था भी कहा जाता है, मतलब सुरक्षित रखने की योग्यता। कैसी योग्यता जी? सुरक्षित रखने की योग्यता। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बच्चे के अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है कि किसी वस्तु में अगर कुछ जोड़ा ना जाए या कुछ घटाया ना जाए तो वो वस्तु उतना ही रहेगा।
यही इसका एग्जाम्पल है, सुरक्षित रखने की योग्यता। तो उत्क्रमणिता जब आ जाती है तो अपोजिट भी सोच पाता है बच्चा। तो जब अपोजिट सोच पाता है तो अगर कोई चीज वो जोड़ रहा है तो घटाना भी तो सीख जाएगा। तो संरक्षण की अवस्था को इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर कुछ जोड़ नहीं रहा है या कुछ जोड़ा ना जाए या कुछ घटाया ना जाए तो वो वस्तु की मात्रा उतनी ही होगी। ठीक है, ये चीज, इस चीज की योग्यता आ जाती है। तो जहां आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा? उत्क्रमणीयता, क्रमबंधन, व्याख्या, उसमें आपको चौथा क्या जोड़ना होगा? संरक्षण का काल, संरक्षण की अवस्था। ठीक है, ये उत्क्रमणीयता से ही जुड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है, हम्म, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसको चौथी अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, परिकल्पित का मतलब आप समझ सकते हो कि कल्पना से भी परे। ठीक है, जो वो इमेजिन कर पा रहा है उससे भी ऊपर जो है वो क्या करता है? तर्क दे देता है। और निगमनात्मक जो तर्क होगा या चिंतन होगा, इसका मतलब वो उससे भी ऊपर क्या लगा पा रहा है? अनुमान लगा पा रहा है। ठीक है, जो हम सोच सकते, जो हम इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे भी ऊपर जाकर क्या कर लेना? अनुमान लगा लेना। इसी को ऐसा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। काफी लंबा टर्म है भाई। ठीक है, तो आप समझना, जो वो तर्क कर रहा है, एक तो पहला जो जितना इमेजिन कर सकता है उससे ऊपर ही इमेजिन कर रहा है, और उसके ऊपर जाकर क्या कर रहा है? वो अनुमान लगा ले रहा है चीजों का। कई बार होता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन बनाते हैं, देख के ही अनुमान लगा के आंसर बता दे, इसका आंसर तो यही होगा। होता है ना ऐसा? हाँ, वही चीज। ऊपर से निकल गया ना, निकलेगा कैसे रे? क्योंकि इसमें आपको अनुमान लगाना है ना। थोड़े टफ टॉपिक है, टर्म है संज्ञानात्मक विकास में, खास करके ये वाला एक टर्म आता है भाई। एक दो और है, आएगा भी क्वेश्चन में। ठीक है, चल, तो ये जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसके बारे में क्या क्या पढ़े? तो जैसे दूसरी अवस्था पे आपने खोज की अवस्था पढ़ा, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल पढ़ा। तीसरे में आपने क्या क्या पढ़ा जी? उत्क्रमणिता, व्याख्या, संरक्षण, क्रमबंधन। वैसे इसमें भी कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। एक तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ही हो गया, ठीक है, कि इमेजिन करने की शक्ति से भी ऊपर जाकर अनुमान लगा लेना। ठीक है, और तर्क दे देना। दूसरा, प्रयास या त्रुटि को हटाकर प्रयोग के आधार पर सीखने की आदत, चौथी अवस्था में। मतलब प्रैक्टिकल करके सीखता है बच्चा जो है। प्रयास और त्रुटि के जगह पे क्या करेगा? वो प्रयोग पर जोर देगा, और प्रयोग से सीखने की आदत उसके अंदर आएगी। किससे? प्रयोग से। ठीक है, ठीक, तो प्रयोग से इस चीज को ध्यान देंगे। दूसरा, अभी तक बालक सिर्फ वस्तुओं पर चिंतन कर रहा था, चौथी अवस्था में ऐसा क्या आ जाता है? तो विचारों पर चिंतन। वस्तुओं के साथ साथ विचारों पर, ऐसा मत लिख देना कि वस्तुओं को छोड़कर विचारों पर चिंतन नहीं लिखना है। वस्तुओं के साथ साथ विचारों पर भी चिंतन करने लगता है। मतलब जो मान लीजिए किसी के विचार है या खुद के विचार है, उस पर भी वो क्या करेगा? चिंतन करना चालू करेगा। अब सिर्फ वस्तु पर चिंतन नहीं है, वस्तुओं के साथ साथ विचारों पर चिंतन। आप समझ में आ रहा है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ठीक है, और देखो, होता है दो चार और देखो। आपने तीसरी अवस्था में क्रमबद्धता पढ़ा था। ठीक है, वो तो भिन्नता के आधार पर क्रमबंधन था।
लेकिन चिंतन में भी क्रमबद्धता, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चिंतन में भी क्रमबद्धता कब आ जाती है, तो वो आ जाती है चौथी अवस्था में। ठीक है, चिंतन में अगर क्रमबद्धता पूछ ले तो कौन सी अवस्था में आ जाती है, चौथी अवस्था में आ जाती है। हाँ ये चौथा है, चौथा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अमूर्त वाला। एक और टॉपिक है, अगर पूछ ले कि किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या, तो समस्या समाधान हेतु उच्च या उच्चतर मानसिक क्षमता कब विकसित होती है, तो चौथी अवस्था। ठीक है, उच्चतर मानसिक क्षमताएं। ठीक है, काफी, चौथे के बारे में भी आपने समझ लिया। पहला तो आसान ही है, संवेदी मतलब सेंस वाला, सेंस से छूकर पकड़कर। दूसरा वाले में आपने खोज और क्या देखा, खोज और क्या देखा जी, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, मतलब बिना तार्किकता को परखे बातों को स्वीकार कर लेना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, 11 से 15, बताओ जी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कि कुछ अलग होगा, यही तो होगा जी, चौथा ही तो है, कैसे डाउट में आ जा रहे हो। औपचारिक संक्रियात्मक चरण। चलो नेक्स्ट, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, अमूर्त, तो क्या आएगा, अमूर्त मतलब औपचारिक। ठीक है, अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मतलब संज्ञानात्मक विकास है, अगर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है या होना है, तो उसके लिए संस्कृति उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने। स्टार्टिंग में हम समझ गए थे, है ना, 2-4 लाइनों में स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि ये चीजें जब भी आएंगी कि संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के रूप में देखना होगा जब हम को, तो वाइगोत्स्की को देखेंगे आप। ठीक है, चलो अच्छा, ये वाइगोत्स्की चालू हो गया, उसके पहले किसको पढ़ रहे थे हम लोग, पियाजे को पढ़ रहे थे इतने देर से। तो ये लोगों को पियाजे का फोटो दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, ये देखो भाई, ये व्यक्ति को आप देखो, यही है जीन पियाजे। ठीक है, जिनके बारे में आप इतने देर से पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें एक तो दांत टूटा है लग रहा है, नहीं टूटा है क्या यार, हाँ बस खत्म होने ही वाला है क्वेश्चन। चलो देख लिए, हाँ इसमें ज्यादा दांत टूट गया नहीं, ये फोटो ठीक है नहीं, हंसता हो बिल्कुल। आप लोग भी जल्दी फोटो खिंचा लेना भाई, ऐसी वाला, नहीं तो उम्र निकल जाने के बाद जब इसी उम्र में आओगे फिर फोटो खिंचाओगे तो क्या मतलब, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो अब हम किस में आ गए हैं, वाइगोत्स्की के में आ गए हैं ना, पियाजे का क्वेश्चन खत्म, वाइगोत्स्की के बाद ब्रूनर का क्वेश्चन हमको बनाना होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव का समझना आवश्यक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आंसर आराम से निकलेगा बिल्कुल, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। आगे समझ में, कितने तरह से घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, आंसर क्या है, वाइगोत्स्की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, वाइगोत्स्की। सोच लो भाई, ठीक है, क्या है इसका आंसर, वाइगोत्स्की। तीन ही तो हो सकते हैं और उस तीनों में से वाइगोत्स्की लिखा है,
वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जैसे घर बनाना होता है तो जो स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके लिए ढांचा लगाते हैं ना, ताकि वो घर क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो वैसे ही एक अस्थायी प्रकार का सहयोग, ताकि बच्चा क्या हो सके, उसका संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्थिति क्या हो सके, मजबूत हो सके, उसके लिए अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, उसको सहयोग दे दिया जाता है। जैसे ट्यूशन भेज दो, समझ रहे हो, थोड़ा सा सीखेगा कि नहीं चीजों को, समझ गए? मतलब बस एग्जाम्पल था, भेजना नहीं है, ठीक है, बस एग्जाम्पल। ट्यूशन भेजने से अच्छा है घर ही में कूच के पढ़ा होता है, समझ गए, तो ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, पाड़ या ढांचा। और वर्तमान जान रहे हो, वर्तमान में जो जिस तरह से एजुकेशन वाला चल रहा है उसमें तो आप जानते ही हो, अब स्कूल में ही इतना टाइम हो जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, ट्यूशन जाएगा कब बच्चा, है ना? आजकल स्कूलों में बढ़िया पढ़ाते हैं जी, अब तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है उतना। अगर माता पिता ध्यान दे तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है बच्चों को। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? स्कैफोल्डिंग उसी को कहते हैं, पाड़ या ढांचा को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, जैसे आप ही, कोई बच्चा आपके पास कुछ पूछ रहा है ना, कुछ चीज मैथ्स पढ़ने आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सिखा दे रहे हो, तो ये आपका अस्थायी सहयोग हुआ ना जी। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाड़ या ढांचा का उदाहरण। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बताओ जी, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं इसको लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? खुद से बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ना, जेडपीडी बोलते हैं इसको, का क्षेत्र है कौन सा जी? समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसमें से कौन सा है? जेडपीडी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलो, तो इसका आंसर बी है, बच्चा स्वतंत्र रूप से जितना कर सकता है, ठीक है, और फिर उसको जब सहयोग और सहायता मिलेगा उसके बाद जो वो कर सकेगा उसके बीच के अंतर को ही जेडपीडी कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने से जितना मैथ्स बना सकते हो और मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसके बाद आप जितना मैथ्स बना पाओगे, इसके बीच का जो अंतर है यही क्या कहलाएगा? जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समझ गए? तो कभी भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो आपको आंसर यही लेना है। ठीक है, ये वही अस्थायी सहयोग है जी, जिससे बच्चा जो है मजबूत हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास तेजी से होने लगता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी क्वेश्चन बाकी है। ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक की किस अवस्था से मिलती है? बताओ जी, कौन सी अवस्था? याद करो, शुरू में फोटो दिखाया था, याद आया? तो ब्रूनर का जो 3 है उसका पहला है संक्रियात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक है, और तीसरा है संकेतात्मक।
तो इसका दूसरा वाला तो इन दोनों से मिलता है। अब समस्या ये है कि इन दोनों में से कौन सा लें। ये क्वेश्चन फंस सकता है कि नहीं एग्जाम में। पहला वाला पहले से लास्ट वाला लास्ट से। अब बीच वाले को क्या लेंगे, तो जो मैं बताऊंगा वही लेना है। लेकिन पहले आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे रहते तो क्या आंसर लेते। सोचो, सी लेते हैं, सी, ठीक। क्या लेना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसकी जो द्वितीय अवस्था है इसके द्वितीय अवस्था से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ गया। ये दोनों जो है इसके प्रतिबिंबात्मक से मिलता है, लेकिन आंसर आपको कौन सा लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ के बताइए आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है भाई। क्या आंसर लोगे। देखो प्रतिबिंबात्मक तो है क्योंकि वो दूसरी अवस्था है ब्रूनर की। संकेतात्मक भी है क्योंकि वो तीसरी अवस्था है किसकी, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो अब बचा ऑप्शन नंबर बी या सी, कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, बी, क्योंकि अति प्रज्ञ अवस्था हम नहीं पढ़े हैं, क्रियात्मक अवस्था तो पढ़ना ही है। ठीक है, ठीक है, ये अति नहीं है जी, ये अंतः प्रज्ञ है। ठीक है, आ गया जी। हाँ, ये क्या है, ये अंतः प्रज्ञ है। ठीक, तो ब्रूनर के लिए हमने पहला अवस्था उसका संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा प्रतिबिंबात्मक और तीसरा संकेतात्मक। अंतः प्रज्ञ अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है जी, ये नहीं है मतलब यही आंसर है, क्योंकि ये पियाजे का है। ये किसका है, पियाजे का। और क्वेश्चन में ब्रूनर का पूछा है और ब्रूनर का कौन सा नहीं है बोला है। तो पहला वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है, दूसरा वाला नहीं। क्योंकि दूसरा वाला जो अंतः प्रज्ञ अवस्था है उसको हमने पियाजे की कौन सी अवस्था में पढ़ा है बताइए। अंतः प्रज्ञ अवस्था को पियाजे की कौन सी अवस्था में पढ़ा है हमने। हाँ, सेकंड स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हमने दो चीज पढ़ा है, एक खोज की अवस्था और एक अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। तो इस तरह से आपका पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर कंप्लीट। ब्रूनर को तीन भागों में बांटकर पढ़ना है, इनके विकास को। वाइगोत्स्की के लिए आपको जेडपीडी पढ़ना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसी से क्वेश्चन बन सकता है। और पियाजे को चार भागों में बांटकर पढ़ना होगा। इतना अगर कर लेते हो मामला सेट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खत्म। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ा ना। तो कल जो है हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान, वो पढ़ कर रखिएगा। उससे हम लोग कल 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ के आइएगा कल। ठीक है, कल मैं करीब करीब उसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। नहीं नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ जो है इसका दे दूंगा। इसका तो आज ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसका जो है कल, अगर आज मैं इसका नहीं भेज पाया तो कल जैसे ही मैं आऊंगा तो मेरे को याद दिलाना पहले। ठीक है, तो पीडीएफ भेजूंगा। ठीक, हाँ, बाल मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं बोल सकते, मतलब
एकदम डीप जाके नहीं पढ़ना है, पर अभी शुरुआत की कम से कम 20-30 क्लासेस जो है ना वो पढ़नी पड़ेंगी हॉस्टल वार्डन के लिए, और उसके बाद का 20-30 क्लास जो सिर्फ शिक्षक वालों के लिए रहेगा, जब अंदर अंदर जाएंगे एकदम। अभी शुरुआत के जो आसान टॉपिक हैं वो हॉस्टल वार्डन के लिए है, क्योंकि 10 में से हमको 7-8 ही खींचने हैं, 10 में 10 तो वैसे भी नहीं खींच पाएंगे, और 10 में 10 खींचना है तो पूरा 60 क्लास देखो, ठीक है। तो 10 में 10 वैसे भी खींच नहीं पाएंगे, तो 10 में से 7-8 तक के रखें हम खींचने का, और बाकी मैथ्स पे ज्यादा जोर दो हॉस्टल वार्डन वालों, और शिक्षक भर्ती वालों आपको भी मैथ्स पे जोर देना ही है, लेकिन हॉस्टल वार्डन में जान रहे हो ना, खेल बदल गया है, ठीक है। तो खेल पलट गया है, सिलेबस तो वही है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है खेल पलट गया है। 150 नंबर में से 100 नंबर में अगर पेपर आ रहा है तो मजा आ जाएगा पेपर में, समझ गए। 25 में से जिसका 20 नहीं बना वो लोग क्वेश्चन पेपर वही फाड़ देना भाई, एडमिट कार्ड भी, ठीक है। और अगर 20 बना लिए तब तो ठीक है, 25 में से 20 निकालना होगा आपको मैथ्स, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है यार, बाकी के 75 क्वेश्चन को टिक करने में कितना ही टाइम लगेगा, 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अगर पता है तो 50 मिनट। अब बाकी के 1 घंटे 20 ही क्वेश्चन को बनाना है, एक क्वेश्चन के 3-3 मिनट है आपके पास, इतना समय में भी 20 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे तो फिर मुसीबत है, ठीक है। चल तो रहा है जी, कुछ दिन लगेगा फिर आएगा शुरुआत। ऐसा नहीं होता है, लेवल जो है वो, हाँ लेवल जो है मैथ्स का जो लेवल होता है ना, वो आप प्रीवियस ईयर का पेपर निकालो तब पता चलेगा कि लेवल किसको बोलते हैं। एक बार निकालो पेपर पिछला, है ना, जितना मतलब व्यापम का जो एग्जाम हुआ है ना, उनका मैथ्स का क्वेश्चन पहले एक बार निकालो तो समझ में आ जाएगा वाला है कि मैथ्स का लेवल क्या है। इसको अपन ऐसा नहीं बांट सकते कि ये एसएससी लेवल का है कि यूपीएससी लेवल का है कि व्यापम का लेवल, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है, कई कई क्वेश्चन ऐसे होता है जो एसएससी में भी नहीं पूछे जाते हैं, उससे उतना खतरनाक क्वेश्चन हम हमारे में पूछा जाता है। अभी देखना तो हॉस्टल वार्डन का पेपर होगा तो लेवल समझ में आ जाएगा। जिन लोग हल्का हल्का ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे ना, वो लोग सरेंडर, सीधा सरेंडर हो जाएंगे। और जिन लोग वाकई में प्रैक्टिस करके गए हैं 3-4 महीने, बेहतरीन बिल्कुल टफ लेवल के जो क्वेश्चन है वो अगर प्रैक्टिस करके गए हैं तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। नहीं अभी भले ही क्या है ना, अभी क्वेश्चन जो है क्या है, 4 पार्ट में बटा हुआ है मैथ्स, और जो 4 पार्ट में बटा हुआ है ना वो मतलब डरा नहीं रहा हूँ जी, लेकिन हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन आसान नहीं आएंगे मैथ्स के। ऐसा मत सोचना कि चाल और समय दिया रहेगा दूरी पूछेगा, समझिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न पढ़कर समझना होगा, अगर आप उस पैटर्न का क्वेश्चन बना के जाओगे तब तो क्वेश्चन बनेगा, और अगर पैटर्न बना के नहीं जाओगे तो पिछले बार का शिक्षक भर्ती का पूछ लेना क्या हुआ था मैथ्स में, इतना लेंदी क्वेश्चन आया था। टफ क्वेश्चन हम उनको बोलते हैं जो लेंदी क्वेश्चन होता है, और अब व्यापम लेंदी क्वेश्चन पूछता है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप 3 स्टेप में 4 स्टेप में बना लोगे, अब लेंदी क्वेश्चन पूछता है, तो उसी लेवल से तैयारी करना पड़ेगा। तो थोड़ा टफ लेवल तो पढ़ना पड़ेगा ना, अब क्लास आए हो और टफ लेवल पढ़ोगे ही नहीं तो ऐसे में तो फिर ये तो ऐसा हो जाएगा कि बस आसान आसान पढ़ के चल दिए, लेकिन क्वेश्चन फंसा ही नहीं यार, क्वेश्चन तो बना नहीं। क्वेश्चन फंसेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनेगा नहीं तब दिक्कत होगा, बताए। और क्वेश्चन कब नहीं बनेगा, जब आप उस लेवल का तैयारी करके ही नहीं गए, इस चीज को समझो। अगर मैथ्स में आप टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाओगे, मुश्किल, तो अच्छी बात है अगर आप टफ लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो। नहीं अब देखो क्या है, पहले इनको टाटा बोले पहले, फिर आप लोग से चर्चा करते हैं। चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों मिलते हैं आपसे, है ना, कल के क्लास में मिलते हैं, कल मॉर्निंग मिलते हैं आपसे।